वाह, कमाल की बात है। मोहित, तुमने गरीब बच्चों पर क्या रिपोर्टिंग की है। तुमने इस बार का नेशनल प्राइज पक्का तुम्ही को मिलेगा। कहते हुए मेहरा साहब ने मोहित की पीठ थपथपाई। मोहित त्रिपाठी, 27 साल का एक युवा रिपोर्टर कम पत्रकार। शहर के स्लम के बच्चों के बारे में उसकी रिपोर्टिंग ने खलबली मचा दी थी और इस समय वो अपने संपादक मेहरा जी के केबिन में था। शुक्रिया सर, जो देखा उसे लिख दिया। मोहित ने मेहरा जी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। यार त्रिपाठी, मेहरा जी ने मोहित की आंखों में देखते हुए बोला, मैं चाहता हूँ इस बार तुम कुछ ऐसा लिखो जो इतिहास बना दे। एक ऐसा सच जो देखकर भी अनदेखा रह गया हो। जैसे कि क्या? मोहित ने मेहरा जी की बात को समझने की कोशिश करते हुए पूछा। जैसे कि तवायफ की कहानी, वो नंगा सच जो किसी ने महसूस भी नहीं किया है। मेहरा जी ने अपनी एक बात पर जोर डालते हुए कहा, सर मैं इस बारे में क्या लिख सकता हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मोहित ने हकलाते हुए कहा, त्रिपाठी जी, आप पत्रकार हैं, जो नहीं पता उसे पता करना ही आपका काम है। काम करिए और दुनिया को अपना हुनर दिखा दीजिए। जितना चाहिए समय लीजिए, पर कुछ अलग करिए। ऑल द बेस्ट। जी सर, मोहित ने एक अजीब से जुनून में हाँ कर दी, पर शायद उसे नहीं पता कि ये हाँ उसे कहाँ लेकर जाएगी। पुराने लखनऊ की तंग गली में शाम रात में तब्दील होने की तैयारी में थी। जब मोहित त्रिपाठी ने उस गली में कदम रखा, सड़क के दोनों तरफ नालियां बह रही थी। पूरी गली में सिर्फ 3 बिजली के पोल पर लगी बिजली के लट्टू गली के अंधेरा दूर करने के लिए नाकाफी थे। एक दो नशे में हिलते डुलते लोग गली में आ जा रहे थे। गली में ही स्थित एक पान की दुकान पर मोहित रुका। 200 वाट की एलईडी से चमकती पान की दुकान में तमाम तरह के मसालों के पैकेट से पटी दीवार के कोने में टंगा हुआ था माँ दुर्गा सप्लायर लिखा 2016 का कैलेंडर, जिसमें ऊपर की तरफ भगवान ब्रह्मा जी को संसार की रचना करते हुए दिखाया गया था और नीचे की तरफ तारीखें लिखी हुई थी। उस कैलेंडर से कुछ इंच की दूरी पर लगा हुआ था सनी लियोनी का आमंत्रित सा करता मैनफोर्स कॉन्डम। कॉन्डम का पोस्टर, सृष्टि रचना और कॉन्डम का विज्ञापन एक साथ देखकर मोहित बरबस ही मुस्कुरा उठा। उसने मुस्कुराते हुए पान वाले से महबूब अली के हाथे के पता पूछा। महबूब अली के हाथे का नाम सुनते ही पान वालों की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसने अपने लाल काले दांत निकालते हुए गली के आखिरी में लगे नीले रंग के उखाड़ रहे गेट की तरफ इशारा किया। मोहित अभी 2 कदम ही चला होगा कि पान वाले ने उसे आवाज दी, भैया महबूब अली के हाथे जा रहे हो, कुछ लेते जाओ, जरूरत पड़ेगी। और अपने गंदे से दांत निकालकर भद्दी हंसी हंसा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोहित ने झिझकते हुए बोला और तेज कदमों से गली में आगे बढ़ गया। कुछ पलों में वो महबूब अली के हाथे के गेट पर था। गेट के बाहर स्टूल पर 15-16 साल का लाल फूलों वाली शर्ट पहने लंबे बालों वाला एक लड़का बैठा था। उसने एक बार ध्यान से मोहित को ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ दबी आवाज में बोला, क्या साहब, माल चाहिए क्या? मोहित ने धीमे से हाँ में गर्दन हिलाई। लड़के ने मोहित को अपने पीछे आने का इशारा किया। गेट के बाद एक अंधेरी सीलन भरी दलान थी, जिसके अंत में एक लोहे का चैनल लगा था, जिसमें अंदर की तरफ से ताला पड़ा हुआ था। लड़के ने चैनल को एक खास अंदाज में खटखटाया। अंदर से जनानी सी मर्दानी आवाज आई, रुक, आ रहा हूँ। ताला खुला और मोहित ने खुद को एक अहाते में पाया। अहाते एक कोने में नल लगा हुआ था, जिससे बूंद बूंद पानी टपक रहा था, और दूसरे कोने पर थी ऊपर की ओर जाती सीढ़ियां, और उन सीढ़ियों से लगे हुए बने थे लाल दरवाजे वाले दंड बेनुमा कमरे। वे कमरे जो न जाने रोज कितने शरीफ लोगों को किसी की इज्जत खरीदते देखते थे। अब मोहित कोठे के दलाल ललन खां के सामने खड़ा था। पीला लंबा कुर्ता और चेक वाली लुंगी पहने लल्लन खां 3.10 सेकंड मोहित को देखता रहा और फिर अपनी जनानी सी मर्दानी आवाज में बोला, क्या चाहिए? लड़की, मोहित ने अजीब सी घुटती हुई आवाज में कहा। मोहित की बात सुन ललन खां मुंह फाड़कर हंसने लगा, जिस वजह से उसके आगे के 2 टूटे दांतों से पान मसाले की कुछ बूंदें मोहित की शर्ट पर गिरी और हंसते हंसते ही बोला, बाबू साहब, ये महबूब अली का हाथा है। यहाँ सबको लड़कियां ही चाहिए, भैंस बकरी नहीं। 1 मिनट सांस लेने के बाद ललन खां ने फिर बोलना शुरू कर दिया, बाबू साहब, आज सब लड़कियां बुकिंग पर गई है, सिर्फ एक ही यहाँ है। 1 घंटे और 1 बार का
₹2200 लगेगा और अगर कुछ ज्यादा करोगे तो अलग से चार्ज लगेगा। मंजूर हो तो बोलो। मोहित ने शर्माते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ बात करनी है। लल्लन खां ने आंखें बड़े करते हुए पूछा, लेखक हो क्या? मोहित, हाँ क्यों? लल्लन खां, तब तो ₹2500 घंटा लगेगा। वो क्या है ना साहब, आप लेखक लोगों से कुछ होता जाता नहीं है तो बातें चोद कर लड़कियों का दिमाग और खराब कर देते हो। और आजकल ना जाने क्या हुआ है, जिसको देखो उसे रंडी पर कहानी लिखनी है। मोहित ने बिना कुछ बोले जेब से 500 का नोट निकालकर लल्लन खां की ओर बढ़ा दिया। लल्लन खां ने एक बार फिर से मोहित को हैरत से देखा और लुंगी संभालते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते मोहित को ऊपर आने का इशारा किया। लल्लन खां ने 7वें कमरे के सामने रुका और दरवाजे पर हाथ मारते हुए बोला, खोल, कस्टमर आया है। अंदर से महीन सी पर तीखी आवाज आई, लल्लन भांड में जा तू। और कस्टमर, शाम से 4 मुर्दे निपटा चुकी हूँ, अब मुझे आराम करना है। बदले में एक स्वर से लल्लन खां के मुंह से कई देसी विदेशी गालियों के बाद निकला, नाटक मत कर, दरवाजा खोल। मोहित ये वार्तालाप सुनकर हकबका सा गया था। फिर उसने शांत स्वर में बोला, रहने दीजिए ना, अगर मैडम का मन नहीं है तो। अचानक से दरवाजा खुल गया और दरवाजे पर खड़ी थी अपने लिए मैडम का संबोधन सुनकर हैरान सी शबनम। 23 साल की शबनम उस समय गहरी गुलाबी रंग की साड़ी में लिपटी थी। छोटा सा लाल रंग का ब्लाउज, हरी बिंदी, सुर्ख लिपस्टिक, गोरा रंग, लंबी नाक और हल्की नीली आंखें जो मोहित पर टिकी थी। लल्लन खां ने खूंखार सी नजरों से शबनम को देखा और भद्दी मुस्कान से बोला, बाबू साहब कुछ करना नहीं है, लेखक है ना, बस अंदर ले जाओ और 1 घंटे बतिया ले। पता नहीं शबनम क्या समझी और क्या नहीं, बस दरवाजे से एक तरफ हट गई और मोहित ने कोठे के उस डिब्बे जैसे कमरे में कदम रखा और शबनम ने दरवाजा बंद कर दिया। मोहित दरवाजे की ठीक बगल में रखी लाल रंग की नीलकमल की कुर्सी पर बैठ गया और कमरे में चारों तरफ एक सरसरी नजर डाली। दरवाजे के ठीक सामने वाली दीवार पर एक खिड़की थी जो पीछे उस गली में खुलती थी जिससे निकलती थी। बहुत सी नालियां, कमरे की दीवार का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ रहा था जिसे छुपाने के लिए उस पर पोस्टर लगा दिए गए थे, अश्लील पोस्टर। कमरे की छत से लटका पंखा चिर्र चिर्र की आवाज के साथ हल्के हल्के घूम रहा था। बल्ब की हल्की पीली रोशनी में मोहित ने देखा कमरे की दाई दीवार से जुड़ा दीवान कम बेड पड़ा है जिस पर बिछी है लाल गुलाबों वाली सफेद चादर। शबनम बिजली के बोर्ड के पास जाकर रुक गई और मोहित की तरफ देखते हुए पूछा, साहब बत्ती जलने दे या अंधेरे में करेंगे? शबनम जी, मेरा नाम मोहित है, हो सके तो मुझे मेरे नाम से ही पुकारिए। और अंधेरा उजाला क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मोहित ने शांत स्वर में बोला। शायद पहली बार अपने नाम के साथ में जी संबोधन सुनकर शबनम के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। मोहित बाबू, मतलब यह है कि कुछ लोग रोशनी जलाकर करना पसंद करते हैं। रोशनी के चलते उनके चेहरे में आईने की तरह मेरा चेहरा नुमैया हो जाता है, और दूसरे वो जो रोशनी बुझाकर करना पसंद करते हैं ताकि मेरे चेहरे के आईने में उनका चेहरा नुमाया ना हो, परछाई ना दिखे, अक्स ना बने। ये भी हो सकता है कि वो रोशनी में अपने नंगे शरीर को देखना नहीं चाहते। ज्यादातर लोगों से अपना नंगा शरीर देखा नहीं जाता और मुझे इस बात पर बेहद हैरानगी हुआ करती है। पता नहीं मुझ तवाइफ से शर्माते हैं या अपनी आत्मा से। शबनम एक सांस में बोलती चली गई और मोहित अवाक सा उसे सुन रहा था। शबनम, लाइट जलने दो, और हाँ, मुझे करना नहीं है कुछ, बस आपके साथ कुछ वक्त गुजारना है, आपकी जिंदगी को समझना है। मोहित ने आहिस्ता आहिस्ता से अपनी बात बोली। शबनम के चेहरे पर एक एक करके रंग आए और चले गए। धीमे धीमे से चलकर वो कोने में पड़े फूलों के बेड पर बैठ गई और डूबती सी आवाज में मोहित से पूछा, मुझसे मिलने या किसी भी वेश्या से मिलने? क्योंकि कुछ मिनटों पहले तक आप मेरा नाम भी नहीं जानते थे, और मोहित बाबू, आप हमारी जिंदगी को इतनी आसानी से नहीं जान सकते। वो दौर चले गए जब तवाइफे पाकीजा की मीना कुमारी, देवदास की माधुरी और उमराव जान की रेखा की तरह होती थी। अब न इस तरह के असल में कोठे होते हैं, ना ही वेश्या घर। असल में सिर्फ नालियां होती हैं। नालियां इसलिए बनाई जाती है ताकि घरों की गंदगी उफन उफन कर शरीफ लोगों के आंगन में ना फैल जाए। असल में सिर्फ गटर होते हैं ताकि समाज साफ सुथरा दिखाई दे और जितना हो सके चमकता रहे।
और हमारी जिंदगी को जानने के लिए आपको इस गटर में उतरना होगा। शबनम की बात सुनकर मोहित हड़बड़ा सा गया और हकलाते हुए बोला, मतलब? मैं तुम जैसे किसी से भी नहीं मिलना चाहता था ताकि तुम्हारी जिंदगी को दुनिया के सामने ला सकूं। शबनम मुस्कुरा उठी। इस मुस्कान में उसकी बेबसी और व्यंग दोनों थे और मोहित के पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, यानी मोहित बाबू हमारे कपड़े बंद कमरे में नहीं सारी दुनिया के सामने उतारोगे? मोहित बाबू, ये जो हम रंडियों का कोठा होता है ना, आपके शहर के बिग बाजार की तरह होता है। यहाँ सब मिलता है, बस नाम होता है कि लोग सेक्स खरीदने आते हैं। मोहित शबनम को उसी तरह देख रहा था जैसे क्लास में दाखिला हुआ बच्चा अपने टीचर को देखता है। बिग बाजार और तुम्हारा कोठा, मैं कुछ समझा नहीं। अब मोहित की आवाज में कौतूहल था। जी हाँ, शबनम ने पलंग पर अधलेटी होते हुए बोलना शुरू किया, जैसे आप खरीदने आए हैं अपने लिए एक कहानी, जैसे हनुमान मंदिर के पुजारी का लड़का खरीदने आता है नवरात्र से लेकर हर उस व्रत की रात जो उसकी बीवी ने रखा होता है सुहाग की सलामती के लिए, जैसे इलाके के थानेदार खरीदने आते हैं अपनी बेची हुई ईमानदारी, जैसे सुल्तान खरीदने आता है उन महीने की रातें जब उसकी बीवी अपने कोख में पाल रही होती है उसकी एक और संतान, जैसे आते हैं नए नए लड़के शादी से पहले ये गारंटी खरीदने की वो बन गए हैं पूरे मर्द, जैसे आते हैं खुद को नवाब का वंशज बताने वाले वो मियाँ जो 80 का पाला छू रहे हैं ये तसल्ली खरीदने की उनकी आग अभी राख में तब्दील नहीं हुई है, जैसे बैंक वाले मैनेजर साहब आते हैं महीने के वो 4-5 दिन खरीदने जब उसकी बीवी उसका साथ नहीं दे सकती, जैसे पूरे दिन ऑटो चलाने और पुलिस की गालियां खाने के बाद एक क्वार्टर देशी शराब के साथ आता है गुरप्रीत सरदार, अगले दिन फिर गालियां खाने का हौसला खरीदने। हुआ ना हमारा कोठा बिग बाजार, सबकी हर जरूरत पूरी। कभी कभी मुझे लगता है कि कितनी ताकतवर हूं ना मैं, जाने हम तवायफों की वजह से कितने घर और कितनी महिलाएं, पति से लेकर भगवान तक का विश्वास टूटने से बच जाता है। मोहित ने एक बार सर से पांव तक शबनम को देखा और मन ही मन सोचने लगा, क्या उम्र होगी इस लड़की की, 20 या 21 साल, जब सामान्य लड़कियां सपने देख रही होती हैं अपने अपने वाले कल के वैवाहिक जीवन या करियर के लिए, उस समय शबनम सीख रही होती है जिंदगी के सबक। मोहित को सोचता देखकर शबनम फिर बोल उठी, क्या सोच रहे हो मोहित बाबू? किसी तवायफ की बातों के बारे में नहीं सोचते हैं। मोहित धीमे से अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की के बंद पल्लों को खोल दिया। कमरे में एक सीलन भरी गंध भरने लगी। उस पर ध्यान न देकर मोहित धीमे शब्दों में बोला, जानती हो शबनम, इस दुनिया में हम सब कभी ना कभी तवायफ होते हैं। हम सब तवायफ हैं? शबनम ने आंखें बड़ी करते हुए बोली, अरे सच? कैसे? मोहित कुछ पल खामोश रहा और फिर बोला, इंसान तब तवायफ हो जाता है जब वो अपनी बात समझने के लिए वो उसे लाग लपेट कर कहता है, तब जबकि वो पैसे के लिए अपने दफ्तर में अपने आत्मसम्मान और अपनी खुददारी से समझौता करता है, तब जबकि वो होने की कोशिश करता है जो कि वो होता नहीं। और ऐसा ही कुछ, यानी कि मोहित बाबू आप भी तवायफ हुए। कहकर शबनम हंस पड़ी और फिर दोहराया, मोहित बाबू तवायफ। और ना जाने कितने मिनटों तक वो अपना पेट पकड़कर हंसती रही। मोहित ने देखा कि यह निश्चल और मासूम हंसी है जिसने अपने आगोश में कमरे की सारी सीलन और घुटन को ढांप लिया है। कुछ सामान्य होने पर मोहित ने शबनम से पूछा, जो लोग यहाँ आते हैं वो तुम्हारे बारे में नहीं जानना चाहते? कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद एक दर्द भरी आवाज में शबनम बोलने लगी, लोग आते हैं अंदर आग भरे और उस आग में ठंडे होते ही उन्हें याद आने लगती है अपनी बीवियां प्रेमिकाएं, उन्हें करना होता है अपने दिए गए पैसों से खरीदे गए जिस्म का हर तरह से उपयोग। और वो आपकी तरह नहीं होते मोहित बाबू जो अपने रुपए मेरी कहानी सुनने के लिए लगा दें। एक बार अपने बारे में थानेदार साहब को उनके ठंडे होने के बाद बताने की कोशिश की थी तो उन्होंने मेरे कूल्हे पर लात मारते हुए कहा था, साली पूरे दिन थाने में कहानियां ही सुनता हूँ, तू कोई मेरी घरवाली नहीं है जो तेरी राम कहानी सुनूं। चल जल्दी से अगले राउंड का चित्रहार शुरू कर। मोहित बिना कुछ बोले सिर्फ फटी आंखों से शबनम को देखता रहा और शबनम बोलती रही। एक और बार बताने की कोशिश की थी गुरप्रीत सरदार को तो उसने जलती हुई सिगरेट मेरी छाती में छुआ दिया और हंसता रहा, डरावनी हंसी। मेरी छाती पर चकत्ता पड़ गया। मोहित हैरान था कि कैसे कोई किसी सिगरेट से जला सकता है। तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगी? मोहित ने शबनम से पूछा। कहानी जैसा कुछ नहीं है मोहित बाबू। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर ललन खां की आवाज आई, साहब 1 घंटा हो गया, फिर आऊंगा। कहकर मोहित कमरे से निकल गया। बहुत कुछ था जो शबनम की जिंदगी में आज पहली बार हुआ था और दुनिया के बहुत से रंग आज पहली बार मोहित ने देखे थे। कुछ था जो टूट गया था, कुछ था जो जुड़ गया था।
आज शबनम अपने पसंदीदा सफ़ेद सलवार सूट और हरी बिंदी में किसी की हवस को नहीं जगा रही थी, बल्कि उसका सौंदर्य रूह को सुकून दे रहा था। मोहित को महबूब अली के हाथे से गए हुए 3 दिन गुजर चुके थे। 3 दिन में शबनम हर शाम मोहित के लिए तैयार हुई थी। उसने बीती हर शाम सिर्फ और सिर्फ मोहित के इंतजार में काटी थी। 4 साल में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी शख्स ने शबनम के जिस्म को नहीं, उसके दिल को छुआ था। पहली बार कोई ऐसा आया था जिसने शबनम को एक तवायफ नहीं, इंसान माना था। सूरज ने रात के अंधेरे में पनाह ले ली थी और इंसान के बनाए रंग बिरंगे छोटे छोटे सूरज चारों तरफ बल्ब की तरह रोशनी बिखेरने लगे। तभी शबनम ने जीने पर कुछ कदमों की आवाज सुनी। ललन खां के साथ मोहित ऊपर आ रहा था। शबनम ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। ललन खां मोहित को शबनम के कमरे में बाहर छोड़ के वापस नीचे चला गया। शबनम ने पहली बार मोहित को गौर से देखा। गेरुआ कुर्ता, काली जीन्स, लंबा सुडौल बदन, मासूम से गोरे चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, अजीब सा भूरापन और मासूमियत लिए आंखें। मोहित के कपड़ों से आती किसी खास इत्र की खुशबू कमरे के सरोबरों करने लगी। शबनम को कुछ पलों के लिए लगा कि स्वर्ग से उतरकर कोई देवता भटकते हुए उसके गंदे गली के सीलन भरे कमरे में आकर खड़ा हो गया है। कुछ लम्हों तक दोनों के बीच सिर्फ मौन बोलता रहा। फिर शबनम ने मोहित को छेड़ते हुए पूछा, साहब बत्ती जलने दे या अंधेरे में करेंगे? और खिलखिलाकर बच्चों की तरह हंस पड़ी। मोहित हल्की सी मुस्कान के साथ कहाँ गया?